सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड किया था और आज की वीडियो में हम फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया करेंगे। एंड इन दिस सीरीज हम कोशिश करते हैं कि आपको मैप्स के थ्रू या फिर डिफरेंट विजुअल एड्स के थ्रू आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें एंड विद इन a very short span of time because ये एक क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन सीरीज है जिसमें हम आपके जितने भी सिलेबस में जो भी एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, आई वुड रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज द फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। बिफोर वी स्टार्ट, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यू ऑलरेडी नो, वो इंडिया जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एशिया कॉन्टिनेंट में आता है जो कि यहाँ पे है। एंड इफ यू सी, जब हमने लास्ट टाइम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि हम वर्ल्ड जो अर्थ है, अर्थ के थ्रू हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे हम डिफरेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। एंड इफ यू सी, जो अर्थ के बिल्कुल बीच में से हॉरिजॉन्टली हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन है, दैट्स कॉल्ड द इक्वेटर एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इफ यू सी, इस इक्वेटर के ऊपर हम 1 डिग्री के ऊपर एक लाइन, 2 के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसे करते हुए हम यहाँ तक जो है लाइंस ड्रॉ करते रहेंगे और इन सबको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। एंड इफ यू सी, उनको हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, ऐसे ही जो नीचे की तरफ भी हम डालेंगे लैटिट्यूड्स, उनको हम सादर्न लैटिट्यूड्स कहेंगे। जो इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड जो नीचे वाला है उसको हम सादर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। आई होप यू नो ऑल दिस। सो देन हम वर्टिकली भी कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। बीच में से जो लाइन आती है उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइम मेरिडियन। के राइट साइड में भी हम लाइंस डालेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते हुए 180 डिग्री तक हम इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं। एंड ये तो ये वाला साइड अगर आप देखोगे, ऊपर आपका नॉर्थ आएगा, ये वाला जो है ईस्ट है, एंड ये वाला जो है ये वेस्ट है, एंड नीचे आपका साउथ है। सो जो लॉन्गिट्यूड्स इस साइड आएंगे उनको हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे एंड जो इस तरफ आएंगे उनको हम वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। तो इस तरफ अगर आप देखोगे, ये वाला 30 डिग्री ईस्ट है, ये वाला 30 डिग्री वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इफ यू सी अर्थ की अगर हम बात, सॉरी इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया आपका एक तो इक्वेटर के ऊपर आएगा, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और जो प्राइम मेरिडियन है इसके राइट साइड में आएगा, उसके ईस्ट साइड में आएगा। हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया एक तो नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सो यू शुड नो दिस कि इंडिया जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अदर देन दैट यू ऑलरेडी नो कि जो 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ और साउथ, मतलब ये वाला जो है, ये वाला लैटिट्यूड, और नीचे भी ये वाला लैटिट्यूड जो 23 डिग्रीज पे हम अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करते हैं, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के थ्रू, वो यहाँ से बीच में से क्रॉस करता है। सो यू शुड नो दिस कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू इंडिया, ये आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। यू ऑलरेडी नो कि इंडिया जो है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगी, एंड इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये अभी हमने देखा कैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंड देन इफ यू सी द नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, तो हम देख सकते हैं कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है मेनलैंड का, इन वो 68 डिग्रीज और 97 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड के बीच में है। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो बैक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसके थ्रू जो लैटिट्यूड पास होता है वो 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स है, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हो कि 8 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो पास होता है इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट से। और ऐसे ही अगर हम ऊपर देखेंगे, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसके थ्रू जो पास होता है लैटिट्यूड, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स, और अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्रीज लैटिट्यूड जो है वो नॉर्दर्न साइड से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के थ्रू पास होता है। बिकॉज यू कैन सी हियर, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 2 3 4, तो 8 वाला यहाँ से जाएगा, फिर 9 10 11 13 करके ऐसे आपको यहाँ तक 37 डिग्रीज जो है वो वाला नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से क्रॉस करता है। सो वी कैन सी कि अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो 37 डिग्री और 8 डिग्री, इन्हीं के बीच में इंडिया लाई
करता है। यू शुड नो दिस कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया का दैट्स बिटवीन द 37 डिग्रीज नॉर्थ एंड 8 डिग्रीज लैटिट्यूड्स। एंड वन मोर थिंग इज, अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, सो इफ यू सी इन द वेस्ट, ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट जो है उसके थ्रू जो लॉन्गिट्यूड पास होता है दैट इज 68 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। एंड इफ यू सी जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा उसके थ्रू जो लॉन्गिट्यूड पास होता है दैट इज 97 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली, वो वाला लॉन्गिट्यूड इसके थ्रू पास होता है। सो वी कैन से दैट कि वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट इंडिया का 68 डिग्रीज और 97 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड्स के बीच लाई करता है। एंड यू कैन सी कि अगर हम 68 डिग्रीज और 97 की बात करें, ये दोनों, ये जीरो है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये दोनों इसके ईस्टर्न साइड में आते हैं। सो वी कैन से कि 68 डिग्रीज ईस्ट एंड 97 डिग्रीज ईस्ट, इन दो के बीच ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इंडिया का लाई करता है। ऐसे ही अगर हम, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये दोनों आते हैं दैट इज 8 डिग्री एंड 37 डिग्री, इसलिए जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो 8 डिग्रीज नॉर्थ और 37 डिग्रीज नॉर्थ, इन दो के बीच लाई करता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, जस्ट रिमेंबर कि जो नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट है इंडिया का वो 37 डिग्रीज और 8 डिग्रीज के बीच में है, और जो ईस्ट वेस्ट है वो एक्सटेंट है 68 डिग्रीज एंड 97 डिग्रीज के बीच में है। यू शुड रिमेंबर दिस फिगर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, लेट इट बी, बट यू शुड रिमेंबर कि एक्सटेंट कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बीच में आता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप देखोगे ये 0 डिग्री है, एंड जो 0 डिग्री, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसको माना जाता है एज रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अगर आपने जीएमटी सुना होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, दरअसल ग्रीनविच एक्सटी है, उसके थ्रू ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है। सो जब यहाँ पे जो जहां जहां से ये गुजरती है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहां से गुजरती है, ये जिस जिस शहर के थ्रू गुजरेगा, वहां पे जब 12 बजे होंगे, तो जो 1 डिग्री जिस जिसके थ्रू जाएगा वहां पे 12:04 होगा टाइम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना हम, जब हम 1 डिग्री दूर जाते हैं इस प्राइम मेरिडियन से, टाइम 4 मिनट्स इंक्रीज होता है, 4 मिनट्स इंक्रीज होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज का टाइम निकालते हैं। अब आपने सुना होगा कि इंडिया का जो टाइम है वो 5:30 जीएमटी है, यानी जितना यहाँ पे टाइम होता होगा, अगर यहाँ पे 12 बजे होंगे तो यहाँ पे इंडिया में 5:30 बजे होंगे। 5.5 घंटे ज्यादा टाइम होता है एज कंपेयर टू द ग्रीनविच मीन टाइम। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमने जिस मेरिडियन को, जिस लॉन्गिट्यूड को हमने एज स्टैंडर्ड लिया है इंडिया में, दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो 82 डिग्रीज और 30 मिनट्स पे है। तो अगर आप हर मिनट के बदले, अभी हमने देखा हर डिग्री के बदले हमने देखा कि 4 मिनट्स टाइम इंक्रीज होता है, तो 82 के बदले आप देख सकते हो हर डिग्री के 4 मिनट्स अगर हम रखेंगे तो ये टोटल आएंगे जो कि 5:30 आवर्स आएंगे, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जो कि 330 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हमने जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे आता है, और वो यहाँ पे इंडिया में उत्तर प्रदेश के थ्रू मिर्जापुर का छोटा सा शहर है उसके थ्रू गुजरता है। यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। कमिंग बैक, अभी हमने देखा कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री 97 डिग्रीज के बीच में है, एंड इफ यू सी नॉर्थ साउथ वो 8 डिग्रीज और 37 डिग्रीज के बीच में है। एंड इफ यू सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी हमने देखा कि वो बिल्कुल कंट्री के बीच में से गुजरता है, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये 8 स्टेट्स के थ्रू गुजरता है। कहाँ कहाँ से ये गुजरता है, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पहले गुजरात से गुजरता है, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। so these are the 8 states जो आपको याद होनी चाहिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 स्टेट्स दी होंगी 4 ऑप्शंस में, और आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। मे बी वहां पे उन्होंने उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। मूविंग ऑन, अभी हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो हमने सेट किया है एट 82 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स, जो कि मिर्जापुर यूपी के थ्रू गुजरता है। अगर हम कुछ पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें, यू ऑलरेडी नो कि इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 1.2 बिलियन है, जो कि सेकेंड है वर्ल्ड में, सेकेंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। एंड इफ यू सी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जिस कंट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यू ऑलरेडी नो कि वो चाइना है। एंड दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17% इंडिया में है।
अगर हम एरिया की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया का एरिया है एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज रशिया, फॉलोड बाय कनाडा, उसके बाद यूएस है, चाइना है 4th पे, नंबर 5 पर ब्राजील है, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया है एंड नंबर 7 पे इंडिया है। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड इफ यू सी, अगर हम टोटल वर्ल्ड के लैंड एरिया की बात करें, उसका 2.4% इंडिया में है। एंड देन अभी हमने देखा कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम देखें कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है इंडिया का एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का वो इंदिरा कॉल है, वो लद्दाख में पड़ता है। एक्चुअली इट्स इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। एंड इफ यू सी नीचे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी में लाई करता है एंड दैट्स कॉल्ड एज केप कोमोरिन। सो केप कोमोरिन साउदर्न मोस्ट पॉइंट है एंड इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। और अगर हम यहाँ से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखें ऊपर से लेके नीचे तक, दैट इज 3214 किलोमीटर। सो अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इंडिया का 3200 किलोमीटर्स है। एंड इफ यू सी, अगर हम ईस्ट वेस्ट बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किबीथू है, दैट्स इन अरुणाचल प्रदेश। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट्स कॉल्ड गोहरमती, दैट्स इन गुजरात। रन ऑफ कच्छ यहाँ पे आपको दिखेगा, रन ऑफ कच्छ में गोहरमती है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, दैट इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और इनके बीच ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस 2933 किलोमीटर्स है, अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स। सो यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो गोहरमती वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किबूथू है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है। एंड वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे हमने देखा लैंड पे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी में है, दैट्स कॉल्ड एज केप कोमोरिन। बट इफ यू सी नीचे भी यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इससे भी नीचे और एक पॉइंट है यहाँ पे, that is called as इंदिरा पॉइंट। सो यू रिमेंबर दिस, ये इंदिरा पॉइंट है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि ओशन में है, बट इंदिरा कोल इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इट्स इंदिरा कोल, लेकिन जो यहाँ पे है इट्स इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इट्स कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट। अभी हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया के थ्रू पास करता है, दैट्स 8 डिग्री 4 मिनट्स, लेकिन जो यहाँ से गुजरता है वो 6 डिग्रीज में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अभी हमने देखा गोहरमती, रन ऑफ कच्छ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड किबूथू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश। टोटल कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, कोस्ट लाइन मतलब जो समंदर का किनारा है उसको अगर आप मेजर करोगे इंडिया का जो टोटल है, टोटल मतलब एक तो ये मेनलैंड का और जो आइलैंड्स है उनका भी जो उनकी जो कोस्ट लाइन है उसको अगर हम मेजर करेंगे तो टोटल 7500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आती है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। बट अगर हम एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स बात करें जो मेनलैंड की है, मतलब यहां से अगर आप मेजर करोगे यहां से यहां तक सिर्फ मेनलैंड विदाउट आइलैंड्स, एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स, तो वो सिर्फ 6100 किलोमीटर्स आती है। एंड यू शुड रिमेंबर कि जो इंडिया की स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 9 स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 9 स्टेट्स समंदर के किनारे पे है, ठीक है। और अगर हम टोटल मेनलैंड बाउंड्री की बात करें, मेनलैंड बाउंड्री मतलब ऊपर अगर हम देखेंगे कि जो लैंड बाउंड्री है या लैंड बॉर्डर है इंडिया का, वो टोटल जो है वो 15,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक तो ये वाली मेनलैंड बाउंड्री जो है ऊपर लैंड बाउंड्री और नीचे जो है कोस्ट लाइन, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब पूरा जो इंडिया का जो बाउंड्री है उसको अगर हम मेजर करेंगे तो वो अराउंड 22,000 किलोमीटर्स आती है। क्योंकि अभी हमने देखा जो लैंड बाउंड्री है वो 15,000 किलोमीटर्स है, उसमें 7500 किलोमीटर्स ऐड करेंगे जो टोटल कोस्ट लाइन है, तो टोटल आपका बनेगा 22,716 किलोमीटर्स। एंड इफ यू सी द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अभी हमने देखा कि 9 स्टेट्स आती हैं कोस्टल एरियाज में, जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की। इफ यू सी गुजरात हियर, गुजरात की एक तो यहां से यहां तक है, यहां तक है, यहां तक, ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और किसी स्टेट की नहीं है। और लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, ओवरऑल अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, स्टेट्स में सबसे ज्यादा गुजरात की है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इंक्लूडिंग आइलैंड्स या इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार आइलैंड्स की है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो अगर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखा तो आपको उसी को लगाना है, लेकिन अगर आपको सिर्फ गुजरात दिखा तो गुजरात को लगाना है, या फिर अगर आपको मेनलैंड लिखा होगा तो मेनलैंड में गुजरात को ही देना है।
यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल। नाउ मूविंग ऑन, अभी हमने देखा कि जो इंडिया है वो एशिया में लाई करता है, एंड एशिया का एक सब पार्ट है जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड यू शुड नो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट 5 कंट्रीज को कहते हैं, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इन 5 कंट्रीज को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एंड अगर हम लैंड फ्रंटियर की बात करें कि जो लैंड पे बॉर्डर है इंडिया का वो 7 कंट्रीज के साथ है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बांग्लादेश। देन बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर या जो लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर है वो बांग्लादेश के साथ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ है, वो बांग्लादेश के साथ है। दैट्स अराउंड 4000 किलोमीटर्स, 4096 किलोमीटर्स। उसके बाद चाइना के साथ आपको यहाँ पे दिखेगा, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ एंड अफगानिस्तान के साथ भी है। अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ पे है बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अभी जो ये वाला एरिया है ये पाकिस्तान के अंडर आता है। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया का है, बट राइट नाउ ये वाला जो है, ये वाला एरिया ये पाकिस्तान के अंडर है। सो अब आप 6 भी कह सकते हो, 6 कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। एंड सबसे कम नेपाल 587 किलोमीटर्स का बॉर्डर है नेपाल के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी ऊपर यहाँ पे 80 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। तो यू हैव टू रिमेंबर सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है इंडिया का वो बांग्लादेश के साथ है। अब याद रखने के लिए आप यहाँ पे एक एक्रोनियम बना सकते हो जिससे आपको याद रहेगा कि किस किस कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे आप एक्रोनियम बना सकते हो बचपन MBA। तो बचपन में BA का मतलब बांग्लादेश होगा, CH का मतलब चाइना होगा, PA का मतलब पाकिस्तान, N नेपाल, M म्यांमार, B भूटान एंड A अफगानिस्तान। तो बचपन MBA पहले 3 जो है वो दो दो लेने हैं, BACH PA। तो BA बांग्लादेश, CH चाइना, PA पाकिस्तान, N नेपाल, M म्यांमार, B भूटान एंड A अफगानिस्तान। तो ऐसे आपको याद रहेगा ये 7 कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करें डिफरेंट बॉर्डर्स की, तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, यू शुड रिमेंबर दिस। एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो 5 स्टेट्स के थ्रू जाता है। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड ऊपर आपको लद्दाख। अब लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। सो 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शेयर करती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। एंड यू शुड रिमेंबर इंडिया पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब इन कंट्रीज को याद रखने के लिए आप छोटा सा एक्रोनियम बना सकते हो RPG। तो पाकिस्तान का के साथ कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, उनमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये तो आपको पता ही होगा बॉर्डर शेयर करती है। और 3 स्टेट जो शेयर करती है वो है RPG, दैट्स राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। अब RPG को पाकिस्तान के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो आप याद रख सकते हो। देन और 2 जो है वो JNK लद्दाख, ये आपको पता है। तो इस तरह से आप याद रखोगे RPG, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 5 स्टेट्स जो हैं ये शेयर करती हैं बॉर्डर विद पाकिस्तान। देन वी हैव चाइना। चाइना के बीच जो लाइन है, चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। सो एक तो यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है और यहाँ पे अरुणाचल में भी होता है, तो इस बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। एंड इफ यू सी यहाँ पे भी 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ ये शेयर होता है, स्टार्टिंग विद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। अब इन स्टेट्स को याद रखने के लिए ट्रिक है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। तो जम्मू का सिपाही है जिसका नाम अरुण है वो हिमालय पे उतरा। तो जम्मू से जम्मू एंड कश्मीर है, का इसके लिए कोई नहीं है, सिपाही इससे सिक्किम आएगा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय इसे हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड। सो जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, दीज आर द स्टेट्स जो कि शेयर करती हैं बॉर्डर चाइना के साथ। देन वी हैव नेपाल। नेपाल यहाँ पे है, नेपाल भी 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है एंड सिक्किम भी है। सो इन चीज को याद रखने के लिए आपको इंडिया का मैप याद होना चाहिए। सो यू शुड रिपीटेडली लुक एट दिस मैप, तो ये मैप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा एंड आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। नेपाल की नेबरिंग स्टेट्स को याद रखने के लिए आपको एक्रोनियम याद रखना है सुबू, SUBBU। S से सिक्किम, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, B से बंगाल एंड U से उत्तराखंड। तो ये 5 स्टेट्स है, याद रखना है। एक्रोनियम सुबू है, S से सिक्किम, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, B से बंगाल एंड U से उत्तराखंड। आगे हम देखेंगे, जब हम भूटान का देखेंगे तो वहां पे आप साब याद रखोगे। तो नेपाल का सुबू है और भूटान का साब है, वो हम आगे देखेंगे। देन इफ यू सी भूटान, भूटान के साथ 4 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं, सिक्किम, यहाँ पे आपको सिक्किम दिखेगी, वेस्ट बंगाल है, असम है एंड देन देयर इज अरुणाचल प्रदेश।
अब इन स्टेट्स को याद रखने के लिए आप याद रखोगे साब, SAAB, साब। तो भूटान की नेबरिंग स्टेट्स है, बॉर्डरिंग स्टेट्स है साब, SAAB। एस से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल एंड बी से याद रखना है, बी से बंगाल है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का बी से आपको याद रखना है, इट्स बंगाल। सो द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ भूटान आर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड बंगाल। एंड म्यांमार और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है दैट इज दिस हेयर, इसको हम कहते हैं 24th पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 49th पैरेलल। तो कमेंट्स में लिखिए कि 49th पैरेलल किन दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है। एंड हियर यू कैन सी यहाँ भी चार स्टेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल एंड नागालैंड, ये चार स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। म्यांमार की नेबरिंग स्टेट्स को याद रखने के लिए आप मेरे हिसाब से NAMM नाम याद रखना है, पर NAMM ये चार स्टेट्स है। N से नागालैंड है, M से मणिपुर, M से मिजोरम। तो नाम याद रख सकते हो आप, इसमें दो M आते हैं, NAMM, M से म्यांमार भी आता है। या फिर आप इसको अन्ना मामी भी कर सकते हो। अन्ना AN से अरुणाचल प्रदेश है, NA से नागालैंड, MA से मणिपुर एंड MI से मिजोरम। तो दो दो का लेना है, तो जैसा आपको ठीक लगे, अन्ना मामी या फिर नाम, लेकिन इसमें दो M है, NAMM। इस तरह से आप इन चार स्टेट्स को याद रख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। एंड बांग्लादेश भी पांच स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, देयर इज असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। एंड दीज आर द 5 स्टेट्स जिनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ पे स्टेट्स को याद रखने के लिए आप एक्रोनिम याद रख सकते हो, टाइम AM PM, टाइम AM PM। TI से त्रिपुरा होगा, M से आप यहाँ पे भी मिजोरम रख सकते हो, या टाइम में से TI त्रिपुरा रखना है याद। AM में से A असम है, M मिजोरम है, और PM में से P से आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम हिंदी में वेस्ट को पश्चिम कहते हैं, सो P से आपको याद रखना है इट्स पश्चिम बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल है, और M से मेघालय है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं वो त्रिपुरा है, TI, फिर ME इसमें नहीं है, A असम है, M मिजोरम है, P से पश्चिम बंगाल एंड M से मेघालय। तो इस तरह से भी आप एक्रोनियम बना के इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो कि कौन सा एक्रोनियम कौन सी कंट्री के साथ। लाइक यहाँ पे टाइम है, तो टाइम को आपको एसोसिएट करना है बांग्लादेश के साथ, तो मे बी आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच था और बांग्लादेश के प्लेयर्स टाइम पे नहीं पहुंचे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि कौन सा एक्रोनियम कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएटेड हो। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, यू कुड बी आस्क्ड कि रेड क्लिफ लाइन किन दो कंट्रीज के बीच है, मैकमोहन लाइन 24th पैरेलल, और यू कुड बी आस्क्ड कि लंबी लैंड फ्रंटियर या फिर लंबी बॉर्डर है वो किस नेबरिंग कंट्री के साथ है इंडिया का, यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है या चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम टोटल स्टेट्स की बात करें, यू शुड नो कि टोटल स्टेट्स अभी 28 हैं एंड यूनियन टेरिटरीज अभी टोटल 8 है। जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज बनाया गया था तो वो 8th और 9th बनाई गई थी, 8th और 9th थी। बट देन उसके बाद क्या हुआ कि दामन एंड दीव ये एक यूनियन टेरिटरी थी, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी, दामन और दीव यहाँ है, और इसके अलावा यहीं पे दादरा एंड नगर हवेली भी है। और ये दो यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी लेकिन इनको बाद में मर्ज किया गया। सो नाउ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये एक ही है, इसका नाम अब दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली रखा गया है। सो राइट नाउ वी हैव ओनली 8 टेरिटरीज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ सकता है कि कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया था। तो यू शुड रिमेंबर दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज किया गया। लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया ये आपको पता ही होगी, ये इन टर्म्स ऑफ एरिया यहाँ पे राजस्थान है, एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आपको पता ही होगी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल। एंड स्टेट विद मोस्ट नेबरिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड के साथ, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है उसके साथ भी शेयर करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन सब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, दैट्स इक्वल टू 9 के साथ ये शेयर। नाउ विल मूव ऑन टू द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की फिजियोग्राफी को हम डिवाइड करते हैं इनटू 6 डिफरेंट डिविजन्स। तो
अलग अलग इंडिया में आपको एक ही फिजियोग्राफिक फीचर नहीं मिलेगा। आपको कहीं पे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे प्लेन मिलेगा, कहीं पे आपको प्लेट्यू मिलेगा, कहीं पे आपको कोस्टल एरिया मिलेगा, तो कहीं पे डेजर्ट मिलेगा। तो ऑन द बेस ऑफ दैट इंडिया को हमने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टार्टिंग विद सबसे ऊपर आपको नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, वो हिमाचल एंड उत्तराखंड, ये मोस्टली माउंटेनियस रीजन है। यहाँ पे आपको हिमालयंस दिखेंगे, ट्रांस हिमालयस दिखेंगे। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये एरिया भी जो है, ये या फिर नीचे यहाँ से नागालैंड, त्रिपुरा भी, ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए इसको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिवीजन। सेकंड डिवीजन उसके नीचे वाला एरिया, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी जो एरिया आता है, उसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको पेनिनसुलर इंडिया आता है। पेनिनसुलर इंडिया ये वाला एरिया है, जो कि पेनिनसुला आपको पता ही होगा, वो लैंड जो 3 साइड से वाटर से घिरी हुई हो, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से 3 साइड से घिरी हुई, तो इस इंडिया के पार्ट को हम पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। देन देयर इज इंडियन डेजर्ट, जो राजस्थान का यहाँ पे आपको एरिया दिखेगा, दैट्स द इंडियन डेजर्ट। एंड उसके बाद कोस्टल प्लेन्स है, जो यहाँ से आपको वेस्ट और ईस्ट में जो कोस्ट है, समंदर का किनारा है, वो एरिया जो है, उन प्लेन्स को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। एंड देन वी हैव द आइलैंड्स, आपको यहाँ पे आइलैंड्स दिखेंगे। तो आप देख सकते हो ये 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे और इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। स्टार्टिंग विद द नॉर्दर्न मोस्ट और द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। सबसे पहला जो फिजियोग्राफिक फीचर है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। आपको पता ही होगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, एंड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक प्लेट्यू है, दैट्स कॉल्ड एज द पामेर नॉट। यू शुड रिमेंबर, पामेर नॉट ये इंडिया में नहीं आता है, ये इंडिया के ऊपर आता है, एंड इट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो यू शुड रिमेंबर पामेर नॉट, PAMIRKNOT, इट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से इसकी वेस्टर्न साइड से एक माउंटेन रेंज निकलती है, दैट्स कॉल्ड द हिंदू कुश माउंटेन रेंज, जो यहाँ आगे अफगानिस्तान के थ्रू जाती है। एंड इसकी ईस्टर्न साइड से आपको यहाँ पे कुनलुन माउंटेन्स दिखते हैं। कुनलुन माउंटेन रेंज ये चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। तो पामीर नॉर्थ के वेस्टर्न साइड पे आपको हिंदू कुश, जो कि आगे अफगानिस्तान में जाती है, और उसके ईस्टर्न साइड में आपको कुनलुन माउंटेन रेंज दिखेगी, जो जाती है चाइना में। ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। अब हम इसके नीचे आते हैं। इसके नीचे आपको दिखेगा लद्दाख के ऊपरी रीजन में आपको काराकोरम रेंज दिखेगी, जो आगे पाकिस्तान में भी यहाँ से जाती है और चाइना में। सो काराकोरम रेंज, इसके नीचे आपको और एक रेंज, माउंटेन रेंज दिखेंगी, जो यहाँ पे आपको है, दैट्स कॉल्ड द लद्दाख रेंज। और उसी के नीचे और एक है, दैट्स कॉल्ड द ज़ंस्कार रेंज। तो ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं। These are called as the Trans Himalayas. These are called as the Trans Himalayas. You should know this. ये हिमालयस में नहीं है, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयस, इसलिए उनको कहा जाता है ट्रांस हिमालयस, जो हिमालयस के बियॉन्ड आते हैं। देन वी हैव द हिमालयस। हिमालयस में आपको सबसे पहले ये वाली रेंज दिखेगी, इट्स कॉल्ड द ग्रेट हिमालयस। उसका और एक नीचे आपको मिडल में दिखेगा, जो जिनको हम लेसर हिमालयस कहते हैं, और उसके नीचे आपको शिवालिक्स दिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, उनको ऊपर आपको ट्रांस हिमालयस दिखेंगे, यहाँ पे आपको ग्रेट हिमालयस दिखेंगे, यहाँ तक, ये यहाँ तक है, एंड इसके यहाँ पे आपको दिखेंगे जिनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो ये 3 मेन माउंटेन रेंजेस हैं, ये ब्रॉडली अगर हम बात करें किसमें, नॉर्दर्न माउंटेन्स में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हिमालयस है, हिमालयस कैसे बने थे, तो यू शुड नो दिस कि सबसे पहले मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, उस टाइम पे जो आज कॉन्टिनेंट्स इस तरह से कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते थे। देयर वर ओनली 2 कॉन्टिनेंट्स। एक तो उसको लोरेशिया कहा जाता था उसको, और नीचे और एक हुआ करता था जिसको हम कहते थे गोंडवाना। तो इंडिया जो था वो जिस कॉन्टिनेंट का पार्ट था उसको कहते थे गोंडवाना। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इंडिया आज है, इंडिया का जो जिसे इंडियन प्लेट कहते हैं, वो उस गोंडवाना प्लेट से या गोंडवाना कॉन्टिनेंट से डिटैच हो गई, और धीरे धीरे वो यूरेशियन प्लेट है या लोरेशियन प्लेट है उसकी तरफ आने लगी। फिर क्या हुआ कि 10 ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स जब इंडियन प्लेट ट्रेवर्स करती रही, तो आगे जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, तो यहाँ पे इसके साथ टकराने की वजह से यहाँ पे जो है ऊपर माउंटेन्स बने। तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बने, जो कि आपको आज हिमालयन माउंटेन्स दिखते हैं। सो यू शुड नो कि हिमालय माउंटेन्स कैसे बने थे, कि जो इंडिया था इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना, फिर ये उससे डिटैच हुआ और फिर
टेथिस सी के थ्रू ये आगे बढ़ता गया और लोरेशन प्लेट के साथ टकराया, और जब यहाँ पे ये टकराया तो टकराने की वजह से वहां पे माउंटेन्स बन गए। तो वो माउंटेन्स आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयस है। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस माउंटेन्स। अब अगर हम इन नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन में अभी हमने देखा कि सबसे ऊपर जो काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार रेंज है उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। यू शुड नो दिस। इसके नीचे आपको हिमालयस दिखेंगे जो कश्मीर में है, जो पीर पंजाल का रेंज है ये, और आगे जो आपको नेपाल में दिखेंगे जिसमें माउंट एवरेस्ट है, जो कामेत नंदा देवी पीक्स हैं जो आपको हिमाचल उत्तराखंड में दिखेंगे। इसके अलावा ये आगे कहाँ तक जाता है, नामचा बरवा तक जाता है। सो यहाँ पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, ये रेंज जो है ये हिमालयाज में आती है, इनको कहा जाता है हिमालयाज। अब यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इस माउंटेन रेंज का, उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। सो यू शुड नो दिस, पूर्वांचल इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयस। तो हमने जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उनके तीन हिस्से किए थे, ट्रांस हिमालयस, हिमालयस एंड पूर्वांचल। सो यू शुड नो कि ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार रेंज आते हैं, ये हिमालयस का पार्ट नहीं है, हिमालयस का पार्ट ये नहीं है। नाउ इफ यू सी हिमालयस, हिमालयस के भी तीन पार्ट्स किए जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस को हमने छोड़ दिया, अब हम आते हैं हिमालयस पर। हिमालयस के तीन हिस्से, सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयस या फिर हिमाद्री। यू शुड नो कि जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, पार्ट है हिमालयस का, उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। तो ये यहाँ से कश्मीर से आपको आगे दिखेगा और यहाँ नेपाल के थ्रू जाएगा यहाँ तक, नामचा बरवा तक। तो जो माउंट एवरेस्ट है या फिर इसके अलावा कंचनजंगा पीक जो यहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट पीक है सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे, या फिर मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं जो कि ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री में आती है। सो यू शुड नो कि नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है या नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है हिमालयाज का, दैट्स कॉल्ड एज हिमाद्री। देन वी हैव द मिडल हिमालयाज और द लेसर हिमालयाज। इसके बाद जो पीर पांचाल रेंज है, इसके यही आगे जाता है, जो कि धौलाधर रेंज आती है हिमाचल प्रदेश में, इस तरह से आगे जाती है, कुमाऊं हिल्स आते हैं इसमें। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच में आती है उसको हम कहते हैं मिडल और लेसर हिमालयाज, या फिर जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। तो यू शुड नो द टर्म्स कि जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज की उसको हम हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे या फिर हिमाद्री के नीचे जो रेंज आती है उसको हम कहते हैं मिडल और लेसर और हिमाचल। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। एक्चुअली ये डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं, इसमें एक ही रेंज नहीं है। ये एक रेंज है जिसको हम कहते हैं पीर पंजाल रेंज, उसके बाद धौलाधर रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है, नाग तिब्बा, मसूरी ये हिमाचल में आते हैं, कुमाऊं हिल्स ये उत्तराखंड में आते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग छोटी छोटी रेंजेस हैं जो कि मिडल हिमालयस में आती हैं। देन वी हैव द शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है ये साउदर्न मोस्ट है, सबसे नीचे आते हैं जो हिमालयस में, एंड इनको आउटर हिमालयस भी कहा जाता है, इनको फुटहिल्स ऑफ हिमालयस भी कहा जा सकता है। तो हाइट में सबसे ज्यादा ये वाली रेंज है, इसमें सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं, इसमें आपको माउंट एवरेस्ट दिखेगा, कंचनजंगा, ये मकालू, ये कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं वर्ल्ड की जो कि आपको ग्रेट हिमालयस हिमाद्री में दिखेंगी। अब इससे थोड़ी नीचे आती हैं जो कि लेसर हिमालयस या मिडल हिमालयस है, या फिर जिन्हें हिमाचल भी कहते हैं, उनकी पीक्स जो है वो थोड़ी कम है इससे। एंड अगर हम शिवालिक्स की बात करें, शिवालिक्स की हाइट उस सबसे कम है, इन तीनों में सबसे कम हाइट शिवालिक्स की है, और शिवालिक्स आपके जो जम्मू हिल्स आते हैं वो शिवालिक्स है। सो यू शुड रिमेंबर दिस डिवीजन। नाउ मूविंग ऑन, अब सेकंड पार्ट जो है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी हमने देखा था कि जो सबसे ऊपर आपको माउंटेन्स दिखते हैं उनको हम कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, और उसके नीचे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा रीजन आता है आपका, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ये बिहार का रीजन जो है, इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है ये लो लाइंग एरियाज हैं, इनकी हाइट उतनी नहीं है अबो सी लेवल, लेकिन ये बहुत फर्टाइल होते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे आपको ऊपर हिमालयस दिखते हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, उन वहां से ग्लेशियर्स से बहुत सारे रिवर्स नीचे आते हैं जिन्हें हिमालयन रिवर्स भी कहा जाता है, एंटीसीडेंट रिवर्स भी कहा जाता है। तो वहां से जो रिवर्स है वो अपने साथ एल्यूवियल डिपॉजिट लाती हैं, वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आते हैं, जो कि उन मिनरल्स को ये रिवर्स डिपॉजिट कर देते हैं इस प्लेन एरिया में, उत्तर प्रदेश के या फिर हरियाणा पंजाब के रीजन्स में
उनको डिपॉजिट कर देते हैं। इस वजह से ये जो है ये वाला रीजन ये बहुत ही फर्टाइल है और ये एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है। आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फार्मर्स हैं बिकॉज ये लैंड फर्टाइल लैंड है बिकॉज ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट जो कि हिमालय रिवर्स अपने साथ लेके आते हैं। एंड इफ यू सी इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो मेन रिवर्स हैं दैट इज इंडस एंड गंगा। इन दो की वजह से जो है ये प्लेन्स फर्टाइल बने हैं। इसके अलावा और रिवर्स है, वी हैव ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ से आती है, वो भी इस रीजन को यहाँ पे फर्टाइल बनाती है। और इनकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है जो हम इंडो रिवर्स में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी इसको फर्टाइल बनाते हैं। एंड इफ यू सी अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की डिवीजन की बात करें, हमने ऊपर देखा कि जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है उनके भी हमने डिवीजन किए। सबसे ऊपर काराकोरम थे, फिर जंस्कार, लद्दाख, फिर हमने हिमालयस के 3 डिवीजन किए, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स। इस तरह से हम अब प्लेन्स के डिवीजन करेंगे। जो हिमालयस के सबसे नजदीक जो पार्ट है, आप देख सकते हो ये हिमालयस है। फॉर एग्जांपल सबसे नजदीक जो रीजन है उसको हम कहते हैं भब्बर रीजन, दैट्स कॉल्ड एज भब्बर रीजन। अब भब्बर रीजन जो होता है ये सबसे नजदीक होता है फुट हिल्स के। एंड ये वाला रीजन जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े यहाँ पे बोल्डर्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। ये दरअसल ऊपर से जो दरिया है वो लेके आते हैं अपने साथ। तो आप अगर आपसे बब्बर पूछा जाए तो बब्बर इज दैट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन जो कि क्लोजेस्ट है हिमालयस के नजदीक है। मतलब हिमालय अगर यहाँ तक है तो सबसे नजदीक ये वाला बेल्ट जो है इसको हम बब्बर बेल्ट कहते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। इस वजह से जो पानी है वो इन पत्थरों के थ्रू नीचे जमीन में चला जाता है। सो यू शुड नो दिस। इसके बाद जो उसके नीचे वाला रीजन है, थोड़ा सा साउथ नीचे आएंगे तो उसको हम कहते हैं तराई। तराई रीजन जो है ये बब्बर के नीचे आता है, मतलब यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो पानी नीचे गया था वो पानी अब यहाँ पे ऊपर आता है, यहाँ पे आपको ये ऊपर आता है। इसलिए ये जो है यहाँ पे आपको अच्छी खासी वेजिटेशन दिखेगी, यहाँ पे आपको जंगल दिखेंगे। लेकिन ये मोस्टली जो है यहाँ पे आपको पानी दिखेगा। ये स्वाम्पी एरिया होता है जहाँ पे पानी जमा हुआ होता है। ये फर्टाइल भी माना जाता है एज कंपेयर टू द बब्बर रीजन। इसके बाद और दो रीजन्स हैं जिसमें एक है बंगर और दूसरा है खद्दर। अब बंगर क्या है, खद्दर क्या है? फॉर एग्जांपल आप मानिए अब यहाँ पे बंगर है और नीचे खद्दर है। बंगर क्या है और खद्दर क्या है? फॉर एग्जांपल अभी आप मानो कि एक दरिया चल रहा है ऐसे, ये आगे की तरफ जा रहा है। अब ये दरिया जब यहाँ से जा रहा है तो इसका पानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ये चौड़ा है, वाइड ये इतना है। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे नीचे इसने जमीन को इरोड करता गया। तो ये इस दरिया की जो डेप्थ है वो बढ़ती गई और ये दरिया जो है ये धीरे धीरे जो है और डीप बनता गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो पानी अभी था वो पानी अब यहाँ पे नहीं रहा, इसलिए अब पानी बस इस वाले रीजन में आपको दिखता है। तो ये वाला जो रीजन है ये खुश्क हो गया, इसलिए इस वाले रीजन को अब हम बंगर कहते हैं। तो बंगर जो है ये ओल्डर एलुवियम होते हैं। ओल्डर एलुवियम मतलब पहले यहाँ पे पानी जो है वो डिपॉजिट्स लाता था, रिवर्स डिपॉजिट्स लाते थे क्योंकि पानी यहाँ तक आता था। लेकिन अब जो रिवर है वो नीचे चला गया, उसकी डेप्थ बढ़ गई, अब यहाँ तक पानी नहीं आ पाता है। इसके बाद जो आज की जहाँ पे आज पानी एलुवियल डिपॉजिट्स डिपॉजिट कर पाता है, जो मतलब दरिया का के जो किनारे किनारे हैं उनके नजदीक का जो रीजन है आज, उसको हम खदर कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बब्बर, तराई और बंगर और खदर में क्या डिफरेंस। तो बब्बर में आपको याद रखना है कि सबसे नजदीक हिमालयस के ये वाला रीजन है और इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं और यहाँ पे पानी सारा नीचे चला जाता है। तराई, तराई में जो पानी बब्बर रीजन में नीचे गया था वो तराई में ऊपर आता है। तो तराई फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू बब्बर और यहाँ पे अच्छी खासी वेजिटेशन होती है। एंड देन वी हैव बंगर एंड खदर। बंगर पुराना एलुवियम है जहाँ पहले जो रिवर पहले पहले जहाँ तक डिपॉजिट लेके आता था वो बंगर रीजन है। लेकिन जो आज नए एलुवियम है जब रिवर नीचे चला गया उसकी वजह से जो एलुवियम है एलुवियम प्लेन या फ्लड प्लेन जो है वो कम हो गया उस रिवर का। इस वजह से आज का जो फ्रेश एलुवियम है वो फॉर्म करता है द खदर रीजन। Now moving on to the third part that is the peninsular India. Peninsula का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तीन साइड से जो वाटर से घिरा हुआ है। अगर हम इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो ये जो है इस वाले रीजन को हम इंडियन पेनिनसुला कह सकते हैं। एंड इफ यू सी ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन्स है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके नीचे ये वाला रीजन जो है ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ होता है और ये आपको याद रखें कि ये ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का।
अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले जो बना था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था। पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था, उसके बाद नॉर्दर्न माउंटेन्स बने थे और उसके बाद आपके नॉर्दर्न प्लेन्स बने थे। यू शुड रिमेंबर कि ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया इज इंडियन पेनिनसुला। और यहाँ पे आपको जहाँ यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको उतने ऊंचे पहाड़ नहीं दिखते हैं, इनकी हाइट कम होती है। प्लेट्यू आपको बताइएगा, प्लेट्यू क्या होता है, फ्लैट टॉप इनके होता है और उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होती है। एंड अगर हम इंडियन पेनिनसुला की बात करें, यूजुअली हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो ये वाला रीजन है, दैट इज दिस पार्ट, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये जो नीचे वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं डेक्कन डेक्कन प्लेट्यू। एंड यहाँ पे ये वाला भी यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट्यू जिसको हम मेघालय प्लेट्यू कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स, जो ये वाला रीजन है, जो 1 है सेंट्रल हाईलैंड। दो दूसरा पार्ट जो है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, जो ये वाला है साउदर्न पार्ट। एंड यहाँ पे आपको 3 जो कि है मेघालय प्लेट्यू, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें, सेंट्रल हाईलैंड्स को हम और चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में आपका यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट्यू है, दैट्स कॉल्ड एज मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के बाद आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट इसका बघेलखंड प्लेट्यू है एंड फोर्थ इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो यू हैव टू रिमेंबर सेंट्रल हाईलैंड्स के 4 पार्ट्स हैं, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स है। वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे एक माउंटेन रेंज दिखती है, जो कि है, जो उतनी ऊंची नहीं है इफ वी कंपेयर इट विद द नॉर्दर्न माउंटेन्स। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट दिल्ली तक आती है, उसको हम कहते हैं आरावलीज। एंड यू हैव टू रिमेंबर, आरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज आरावली है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वेस्ट साइड में है, किसके, नॉर्थ वेस्ट साइड में है, जो कि इंडियन प्लेट्यू है या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में है। एंड इफ यू सी, यहाँ पे आपको और एक चीज दिखेगी, यहाँ पे आपको विंध्या दिख रहा होगा और यहाँ पे और एक नीचे है, दैट्स कॉल्ड एज सतपुरा। दैट्स कॉल्ड एज सतपुरा, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। विंध्या ये एक माउंटेन रेंज है और यहाँ पे और एक है, दैट्स कॉल्ड एज सतपुरा। इन्हीं दो माउंटेन रेंज के बीच में एक दरिया बहती है, दैट्स कॉल्ड एज नर्मदा। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा किन दो माउंटेन रेंज के बीच में से गुजरती है। इट फ्लोज थ्रू द, इन दो के बीच, विंध्या और सतपुरा के बीच एक रिफ्ट वैली है जिसे हम कहते हैं नर्मदा रिफ्ट वैली, उसी के थ्रू ये नर्मदा दरिया बहता है। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस। तो आंसर इज नर्मदा, यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल। अभी हमने देखा कि 4 पार्ट्स हमने किए सेंट्रल हाईलैंड्स के, और इनमें एक पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि आपको यहाँ पे आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा रीजन में दिखेगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच एरियाज में आता है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच रीजन्स में छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। एंड इफ यू सी, अभी हमने देखा कि इसको, जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मे बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। तो मे बी आपको डेक्कन ट्रैप दिया होगा, डेक्कन ट्रैप इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, और 3 दिए होंगे इनमें से। एंड अरावलीज, अभी हमने देखा कि अरावलीज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अभी ये इनकी हाइट जो है वो धीरे धीरे कम होती गई, इस वजह से ये उतने ऊंचे नहीं है जितने आज आपको नॉर्दर्न, यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन दिखते हैं। इफ यू सी द सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमने देखा ऊपर वाला जो रीजन था इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको हमने सेंट्रल हाईलैंड कहा। लेकिन जो नीचे वाला ये वाला है ट्राइंगुलर शेप, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। एंड डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज या सतपुरा रेंज, वहां से आता है नीचे बिल्कुल साउदर्न टिप तक। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। और अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड की बात करें, यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज दिखती है, यहाँ से एक माउंटेन रेंज है जो अराउंड 1000 मीटर के अराउंड, जिसकी एवरेज हाइट है, मतलब उतने ऊंचे नहीं है ये पहाड़, इनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। और इस साइड से जो आपको दिखेंगे उनको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको एक इसका सब पार्ट है, दैट्स कॉल्ड एज डेक्कन ट्रैप। डेक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट है, दैट्स कॉल्ड एज डेक्कन ट्रैप।
डेक्कन ट्रैप की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप दरअसल यहाँ पे ये वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बना था। वोल्केनो यहाँ पे हुआ करते थे और वोल्केनो से जो लावा बाहर निकला वो फिर फैलता गया, उससे ये प्लेट्यू बना। इस वजह से इस रीजन में, डेक्कन ट्रैप के रीजन में आपको ब्लैक सॉइल दिखती है, और ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। सो डेक्कन ट्रैप आपको याद रखना है कि ये वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बना था। सो अभी हमने देखा कि वेस्टर्न साइड आपको यहाँ पे जो पहाड़ी दिखती है डेक्कन प्लेट्यू के, उसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और वेस्टर्न घाट्स के अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है सह्याद्री, सह्याद्री, यू शुड रिमेंबर दिस, मे भी पूछा जाए। एंड इफ इसी नीचे अगर हम कर्नाटक और तमिलनाडु में बात करें, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, सो दिस इज कर्नाटक एंड तमिलनाडु रीजन, यहाँ पे इनको कहा जाता है, नीलगिरीज। सो नीलगिरीज वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और अगर हम नीचे देखें केरला रीजन में, दैट इज दिस पार्ट, केरला में इनको कार्डिमम और अन्नामलाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई एंड कार्डिमम हिल्स, ये नाम है वेस्टर्न घाट्स का, किसमें, केरला में। कार्डिमम आपने सुना होगा, कार्डिमम इलायची को कहते हैं, और इलायची एक स्पाइस है, एक मसाला है। एंड यू शुड नो कि केरला जो है, केरला बहुत फेमस है स्पाइसेस के लिए, तो इसी वजह से इसका नाम कार्डिमम हिल्स पड़ा है। तो ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स का महाराष्ट्र में नाम सह्याद्री है, नीलगिरीज कर्नाटक और तमिलनाडु में कहते हैं, और अन्नामलाई एंड कार्डिमम हिल्स केरला में कहते हैं। एंड इफ यू सी, यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स में एक माउंटेन पीक है जिसे अन्नई मुड़ी कहते हैं, एंड अन्नई मुड़ी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, इट्स द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में ही नहीं, ईस्टर्न घाट्स या फिर पूरे जो पेनिनसुलर इंडिया है, पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक अन्नई मुड़ी है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, अन्नई मुड़ी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द होल पेनिनसुलर प्लेटू, और वेस्टर्न घाट्स में ये पड़ता है, और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स इन दोनों में भी यही है हाईएस्ट माउंटेन पीक, और ये आती है अन्नाईमलाई हिल्स में। यू शुड नो दिस, ये पूछा जा सकता है। एंड इफ इसी ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, जो इस साइड से आपको ईस्टर्न घाट्स दिख रहे होंगे, ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है, दैट्स कॉल्ड एज महेंद्रगिरी, दैट्स कॉल्ड एज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का और एक नाम भी है, इस नाम से भी इसको जाना जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि महेंद्रगिरी को और किस नाम से जाना जाता है। नाउ मूविंग ऑन, इफ यू सी, अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक इंक्रीज होती है। मतलब यहाँ पे जितनी वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वो कम है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, इसीलिए जो अन्नाईमलाई हिल्स है यहीं पे अन्नाईमुड़ी पड़ती है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है। हम कह सकते हैं कि साउथ, नॉर्थ टू साउथ जब हम जाते हैं तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ती है, इंक्रीज होती है। एंड अन्नाईमुड़ी अभी हमने देखा जो केरला में बढ़ता है, दैट्स द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन होल पेनिनसुलर इंडिया, या फिर अगर हम वेस्टर्न घाट्स में कहें तो वेस्टर्न घाट्स में भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। एंड अभी हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का या डेक्कन प्लेट्यू का, इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप, और ये ब्लैक सॉइल इसमें पाई जाती है। ये महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र इसमें पड़ता है इस रीजन में। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड एमपी, मतलब ये वाला रीजन जो है ये पूरा डेक्कन ट्रैप है। पार्ट्स ऑफ गुजरात यहाँ पे है और एमपी यहाँ पे है, तो पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड एमपी एंड होल महाराष्ट्र, इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। ये वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बना था, लावा फ्लो हो गया था, फिर वो सेट हो गया और उस वजह से ये बन गया। तो ये ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। एंड यू शुड नो कि यहाँ पे अभी हमने देखा कि विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में नर्मदा फ्लो करती है। एंड इसके अलावा और एक रिवर है, दैट्स कॉल्ड एज तापी। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहेंगे। पेनिनसुला की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी। इनकी एक यूनिक बात यह है कि ये दो जो है, नर्मदा एंड तापी, ये दोनों जो है ये है वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग मतलब ये इस तरफ जाती है, यहाँ पे अरेबियन सी है तो ये अरेबियन सी में जाती हैं। सो यू शुड रिमेंबर नर्मदा एंड तापी आर टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि अरेबियन सी में जाती हैं। बाकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो मेजर, वो आपको दिखेंगी, वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, मतलब वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये हम देखेंगे आगे जब हम इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे। देन वी हैव नर्मदा। अभी हमने देखा कि नर्मदा जो है ये विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच से गुजरती है। एंड ऑल्सो वी सॉ कि बाकी अगर हम देखेंगे इसके अलावा कुछ और रिवर्स हैं, लाइक वी हैव महानदी जो यहाँ पे आपको दिखेगी, ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। वी हैव गोदावरी, गोदावरी यहाँ से आती है, यहाँ से आती है और यहाँ पे जाती है। इसके अलावा वी हैव कावेरी एंड कृष्णा, कावेरी आपको यहाँ दिखेगी, एंड देन वी हैव कृष्णा, तो ये कृष्णा है। तो ये चार
रिवर जो है ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये भी पेनिनसुलर रिवर्स ही है लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। सो 4-5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पता चला। नर्मदा, तापी ये ईस्ट फ्लोइंग है, बट वी सी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये 4 भी है पेनिनसुलर रिवर्स लेकिन ये है ईस्ट फ्लोइंग। देन यू शुड नो कि इन सब रिवर्स में जो भी पेनिनसुलर रिवर्स है इंडियन पेनिनसुला में है, वो उनमें सबसे बड़ी जो है वो गोदावरी है, बिकॉज यू सी गोदावरी यहाँ से आती है और यहाँ होके यहाँ से जाती है। देन वी हैव द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अभी हमने देखा कि हमने 3 पार्ट्स किए इसके। यहाँ पे ये वाला रीजन जो है इसको हमने कहा सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे जो है उसको हमने कहा डेक्कन प्लेट्यू, और जो तीसरा पार्ट है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट मेघालय का जो रीजन है दैट्स कॉल्ड एज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। इसको हम मेघालय प्लेट्यू भी कह सकते हैं। इसके अलावा राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू दोनों मिलकर बनाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। एंड इफ यू सी मेघालय प्लेट्यू में 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, गारो, खासी एंड जयंता। गारो, खासी एंड जयंता ये 3 हिल्स हैं। गारो ये है, इसके बाद खासी है, इसके बाद जयंता हिल्स हैं। ये 3 हिल्स हैं जो कि मेघालय प्लेट्यू में आती हैं। You should know this as well. Then we moving on to the fourth part, that is the Indian desert. Indian desert इसमें ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडियन डेजर्ट जो राजस्थान का रीजन है जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं इंडियन डेजर्ट। एंड यू नो कि थार डेजर्ट जो है ये अरावली हमने अभी देखा था, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, उसके वेस्ट साइड में आता है राजस्थान के रीजन में। एंड यू शुड नो कि ये इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, दैट इज द थार डेजर्ट। बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में ये 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है, और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज द सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में पड़ता है। देन यहाँ पे एक रिवर है दैट्स कॉल्ड एज लूनी रिवर। लूनी रिवर यहाँ पे आती है, यहाँ से गुजरती है इंडियन डेजर्ट के थ्रू, और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ में वो गुजरती है, जाती है। सो यू शुड नो कि लूनी रिवर इंडिया की इकलौती रिवर है जो किसी सी या फिर किसी लेक या फिर किसी ओशन में नहीं जाती, बल्कि वो लैंड में ही जाती है। मतलब वो यहीं पे खत्म होती है, रन ऑफ कच्छ में ही खत्म होती है। तो रन ऑफ कच्छ दरअसल यहाँ पे एक स्वाम्पी एरिया है, पानी से भरा हुआ एरिया है, तो उसी में ये लूनी रिवर जाती है। सो यू शुड नो द ओनली रिवर इन इंडिया दैट डज नॉट फॉल इनटू एन ओशन, सी और एनी अदर लार्ज वाटर बॉडी, वो है लूनी रिवर। ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ में जाती है। रन ऑफ कच्छ ये वाला रीजन है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, दैट्स द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट्स ये हैं, ईस्टर्न घाट्स ये हैं। वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ समंदर किनारा जो है, और ईस्टर्न घाट्स के इस तरफ जो समंदर किनारा है, इनको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। यू शुड नो दिस कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जैसे हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देखे थे, ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ जो आपको कोस्टल एरिया दिखेगा उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, और इस वाले को हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, क्योंकि ये माना जाता है कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये पहले सबमर्ज हुआ करता था, पानी के अंदर हुआ करता था, लेकिन वो फिर वाटर रिसीड हो गया और फिर ये बाहर आ गया। देन अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, जैसे हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था, लाइक वी सॉ सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और वी सॉ इसको अन्नामलाई या फिर कार्डमम हिल्स के नाम से केरला में जाना जाता है, या फिर नीलगिरी हिल्स के नाम से कर्नाटक तमिलनाडु में जाना जाता है। इस तरह से हम जो कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इसको भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है इट्स कॉल्ड द रन ऑफ कच्छ, एंड इसको हम कहते हैं काठियावाड़ प्लेट्यू। तो ये वाला रीजन, ये वाला कोस्टल प्लेन और ये वाला कोस्टल प्लेन, इसको हम कह सकते हैं कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, जो कि गुजरात में आएगा। इसके बाद जो महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र का जो कोस्ट है उसको हम कह सकते हैं कोंकण कोस्ट। तो यू शुड नो कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन है। तो अभी हमने ये देखा कि ये रन ऑफ कच्छ और ये काठियावाड़ प्लेट्यू का कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसके बाद कर्नाटक रीजन का जो, और ये गोवा का जो कोस्ट है उसको हम गोवा कोस्ट के नाम से जानते हैं, और जो केरला का कोस्ट है उसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। यू शुड नो दिस एज वेल। सो मालाबार कोस्ट में भी पूछा जाए किस स्टेट का कोस्टल रीजन है, दैट यू शुड नो इट्स इन केरला। देन वी हैव द मालाबार कोस्ट, एंड मालाबार कोस्ट के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे कायल्स पाए जाते हैं। दरअसल जो बैक वाटर्स है केरला में उनको कायल्स के नाम से जाना जाता है। कायल्स उनमें फिशिंग भी की जाती है, इनलैंड नेविगेशन, मतलब इनलैंड छोटी छोटी बोट्स के थ्रू नेविगेट भी किया जा सकता है इन कायल्स में।
एंड कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें, वी सॉ कि हमारे पास ये वेस्टर्न कोस्ट है और हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट जो है उनके कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्ट ब्रॉडर है। यू कैन सी यहाँ पे ये यहाँ तक कोस्ट है, ये कोस्टल एरिया ऑलमोस्ट ये है सारा, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट ये छोटा सा उतना ब्रॉड नहीं है। सो यू शुड नो कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ज्यादा ब्रॉडर है। एंड ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें, इसके भी दो डिविजन्स किए जाते हैं। जो ये वाला रीजन है नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका, इसको नॉर्दर्न सिरकर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। सो कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सिरकर, ये दो डिविजन्स है ईस्टर्न कोस्ट के। देन मूविंग ऑन टू द आइलैंड्स। आइलैंड्स की अगर हम बात करें, दो मेजर आइलैंड्स हैं। एक तो अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है उनको हम कहते हैं लक्षद्वीप, और यहाँ पे जो आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में उसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यू शुड नो कि जो बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप है अरेबियन सी में। एंड इफ यू सी बे ऑफ बंगाल में अराउंड 572 आइलैंड्स हैं। एंड दो प्रिंसिपल आर्किपेलिगोस हैं, दो प्रिंसिपल आइलैंड्स हैं। वन इज द रिचीज आर्किपेलिगो एंड अनदर इज द लेबिरिंथ आइलैंड्स। ये दो प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं इन आइलैंड्स के बे ऑफ बंगाल में। तो इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज द रिचीज आर्किपेलिगो एंड सेकंड इज द लेबिरिंथ आइलैंड्स। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ऊपर जो नॉर्थ में है ये वाले आइलैंड्स, इनको हम अंडमान आइलैंड्स कहते हैं, और जो नीचे है इनको हम निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, उसके बीच में मिडल आइलैंड अंडमान है, और सबसे नीचे साउथ अंडमान। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अंडमान दिखेगा, मिडल अंडमान दिखेगा, और यहाँ पे साउथ अंडमान दिखेगा। इसके नीचे भी और एक आइलैंड है जिसको हम लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं। तो चार पार्ट्स हैं अंडमान आइलैंड्स के, और इसके नीचे आपको निकोबार आइलैंड्स दिखेंगे। तो ये निकोबार आइलैंड्स है। और जो साउथ अंडमान और निकोबार, मतलब ये साउथ अंडमान है और लिटिल निको अंडमान है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच आपको दिखेगी डंकन पास। सो यू शुड नो डंकन पास साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में है। वन मोर थिंग, नॉर्थ मिडल और साउथ, इन तीन को हम कहते हैं ग्रेट अंडमान, क्योंकि ये जो बड़ा पार्ट है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो बड़ा पार्ट है अंडमान का, इसको हम ग्रेट अंडमान कहते हैं। और इसमें सिर्फ आते हैं नॉर्थ मिडल और साउथ अंडमान। लिटिल अंडमान ये ग्रेट अंडमान का पार्ट नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि जो लिटिल अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे आपको लिटिल अंडमान दिखेगा और यहाँ पे निकोबार है। इन दो के बीच, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच आपको 10 डिग्री चैनल दिखेगी। यू शुड नो 10 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच आती है, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। और सबसे नीचे आपको यहाँ पे इंदिरा पॉइंट दिखेगा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। एंड इफ अगर हम आइलैंड्स की बात करें जो अरेबियन सी में है, वहां पे आपको दो मेजर आइलैंड्स दिखेंगे। वन इज यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिखेंगे, और नीचे यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है। ये छोटा सा आइलैंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मिनिकॉय आइलैंड्स, और इसके नीचे है मालदीव्स। अब लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच आपको दिखेगा 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच आपको दिखेगी 8 डिग्री चैनल। सो यू शुड नो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। इसी तरह से 10 डिग्री चैनल निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज आइलैंड्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लाइक यू कैन रिमेंबर कि निकोबार आइलैंड्स में नीचे ये जो है निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे एक बैरन आइलैंड है जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में। इंडिया में सिर्फ अभी एक ही वोल्केनो एक्टिव है, एंड दैट्स बैरन आइलैंड जो कि निकोबार में है। यू शुड नो दिस। और इसके अलावा नॉर्थ अंडमान में ही, यहाँ पे अंडमान में जो सबसे ऊपर ये जो है ये वाला अंडमान है, यहाँ पे आपको दिखेगा सैडल पीक। एंड सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक है। यू शुड नो दिस, बैरन आइलैंड एंड सैडल पीक। एंड अभी हम देखा कि लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय ये अरेबियन सी में आते हैं, एंड ये ज्यादातर लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये कोरल रीफ के बने हुए हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस। मैंने कोशिश की कि मैं इन सारे एस्पेक्ट्स जो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में आते हैं उनको इस एक ही लेक्चर में कवर करूं। मे बी मैं बीच बीच में थोड़ा सा फास्ट गया, एंड मे बी मैं कहीं पे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट आई होप इट विल बी हेल्पफुल इन रिवाइजिंग, एंड मे बी कहीं के